सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द इशू ऑफ ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड के इशू को डिस्कस करने के लिए हमने इस वीडियो को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। इन द फर्स्ट पार्ट विल बी डिस्कसिंग दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पेपर सेकंड, आईआर के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है। एंड इन द सेकंड पार्ट विल बी डिस्कसिंग कि फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एंथ्रोपोलॉजी व्हाट एग्जैक्टली विल बी आस्क्ड, या फिर कौन से कंसेप्ट्स हैं जो कि इस इशू के माध्यम से जो है वो ब्रश कर सकते हो। चलिए, सो अगेन फ्रॉम द जर्नल स्टडीज पेपर सेकंड, अगर कुछ सवाल आपसे पूछा जाता है, इट विल बी आस्क्ड फ्रॉम दीज थ्री थीम्स। द फर्स्ट इज द आर्कटिक सिक्योरिटी, द सेकंड इज द रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स एंड द थर्ड थिंग इट इज द सॉवरेनिटी। डायरेक्टली ग्रीनलैंड के ऊपर कभी भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन से आपसे जो है कुछ ना कुछ सवाल जो है पूछ लिया जाए, लेकिन जब मेंस एग्जामिनेशन की बात आती है तो ग्रीनलैंड जो है वो इन तीन पर्सपेक्टिव से रिलेट करके जो है वो पूछा जा सकता है। आर्कटिक सिक्योरिटी, या फिर आर्कटिक रीजन जो है इसकी सिक्योरिटी इतनी सेंसिटिव क्यों रहती है। फिर उसके बाद रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स, किस तरीके से इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर कैसे जो है वो ये ग्लोबली वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर जो है वो टेंशंस क्रिएट कर रही है। एंड देन फिर उसके बाद बात आती है सॉवरेनिटी की, कि आपके पास जो है वो डेवलपमेंट या फिर जो है वो आईआर के खेमे में जो एक इंडिजिनस राइट्स हैं, या फिर जो आपके पास इंडिजिनस लोगों के जो रहने के लिवलीहुड के अधिकार हैं, वो किस तरीके से खारिज हो जाते हैं। तो इन तीन थीम्स के ऊपर जो है वो सवाल पूछे जा सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे और इन तीन थीम्स को जो है वो कवर करते हुए जो है वो चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, तो ग्रीनलैंड की जो है वो एक स्थिति के बारे में या फिर पॉलिटिकल सिचुएशंस के बारे में जो है वो हम समझ लेते हैं। ग्रीनलैंड पूरी तरह से सॉवरन है भी और नहीं भी। इस चीज को समझाते हुए दो पर्सपेक्टिव्स हैं। जो पहला पर्सपेक्टिव है दैट इज अ लीगल पर्सपेक्टिव। लीगल पर्सपेक्टिव के तहत अगर हम जो ग्रीनलैंड और डेनमार्क के बीच में 2009 के अंदर जो समझौता हुआ था उसको देखें, तो जो गवर्नेंस का अधिकार है, जो पार्लियामेंट चलाने का अधिकार है, जो लॉज बनाने का अधिकार है, वो सारे के सारे अधिकार जो है वो इन्यूट्स के पास हैं, यानी कि जो इनके सॉवरन्स हैं, जो इनके वसनीक हैं, उनके पास है। लेकिन जो आपके पास एक्सटर्नल सिक्योरिटी का राइट है, या फिर आपके पास कुछ भी एक्सटर्नल डिप्लोमेसी के अधिकार हैं, वो डेनमार्क ने जो है वो अपने पास रख रखे हैं। फिर उसके बाद अगर हम कुछ पुराने जो है वो इतिहास को भी देखें, तो उसके अंदर भी हमें ये जो है वो अगेन देयर आर पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज जो कि आपके पास बार बार, जैसे फॉर एग्जांपल देयर वाज अ यूरेनियम माइनिंग प्रोजेक्ट जो कि अगेन यूएस ने चलाने की कोशिश की थी ग्रीनलैंड के अंदर। तो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो ऑल्सो आपके पास जो है वो इंडिजिनस लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया एंड इवेंचुअली दे हैड टू गो। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जो आपके पास एक पैशनेट पॉलिटिक्स है वो ग्रीनलैंड के अंदर मौजूद है, जो सरकारी तंत्र है वो ग्रीनलैंड के अंदर मौजूद है। लेकिन अगर हम लीगली देखें तो जितना भी एक्सटर्नल डिप्लोमेसी है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी है, उसकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डेनमार्क के ऊपर आती है। और जो दूसरा पर्सपेक्टिव है दैट इज द फिस्कल पर्सपेक्टिव और द इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव। आप तब तक अपने आप को सॉवरन नहीं कह सकते जब तक आपके पास अपना खर्चा उठाने के जो है वो संसाधन नहीं है। वही जो है वो यहां पे ग्रीनलैंड का मुद्दा भी जो है वो बनता है। ग्रीनलैंड, एक बात है इसकी डेमोग्राफी। डेमोग्राफी इज वेरी लेस। आपके पास यहां पे सिर्फ और सिर्फ 57,000 लोग ही जो है वो रहते हैं। तो इतनी कम पॉपुलेशन के अंदर इतना बड़ा आइलैंड नेशन जो है वो गवर्न कर पाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा जो चैलेंज आता है वो आता है इसकी फिस्कल पोजीशनिंग के अंदर। डेनमार्क जो है वो ज्यादातर जो खर्चा है ग्रीनलैंड को वो डेनमार्क ही सप्लाई करता है। दैट इज ऑलमोस्ट फॉर अबाउट 2.14 बिलियन DKK, जो कि लगभग 50% गवर्नमेंट रेवेन्यू का है और 20% जो है वो जीडीपी का बनता है। तो एक बहुत ही बड़ा सब्सटेंशियल अमाउंट जिसके साथ की ग्रीनलैंड चलता है वो जो है वो डेनमार्क के खेमे से जो है वो आता है। तो इस तरीके से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो ग्रीनलैंड है दिस इज पार्शली सॉवरन, और आपके पास जो है वो ज्यादातर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज अगेन कॉस्ट कौन बियर कर रहा है, डेनमार्क बियर कर रहा है। उसके बाद जो लीगल राइट्स हैं वो भी जो है वो डेनमार्क के पास है। हां, ये जरूर है कि इंटरनल गवर्नेंस के राइट्स जो है वो इन्यूट्स के पास हैं,
ये बिल्कुल सही बात है, और उसी के साथ साथ इनके पास अपना पार्लियामेंट भी है, इनके पास अपनी गवर्नमेंट भी है, पैशनेट पॉलिटिक्स भी है, ठीक है। तो आपके पास जो है वो इस तरीके से, सो दिस इज द लीगल एज वेल एज द फाइनेंशियल पोजीशनिंग ऑफ ग्रीनलैंड। फिर उसके बाद बात आती है कि अभी हो क्या रहा है एग्जैक्टली। फिलहाल के दौर में जब ट्रंप साहब ने जो है वो परचेज करने की बात कही कि हम ग्रीनलैंड को परचेज करना चाहते हैं, देखते हैं कि हमें कौन रोकता है, और रिसेंटली ट्रंप ने जो है जो उनको रोक रहे थे उनके ऊपर जो है वो 10% के आसपास जो है टैरिफ लगा दिया है। रिसेंटली ये भी देखा गया कि नेटो जो है वो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस ग्रीनलैंड के अंदर जो है वो कर रहा था। इसके चलते ट्रंप साहब जो है वो और ज्यादा एग्रेसिव हो गए, और ज्यादा एग्रेसिवली जो है वो उन्होंने ये बात कहनी स्टार्ट कर दी दैट फ्रॉम द सिक्योरिटी परस्पेक्टिव ग्रीनलैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई वांट टू अनेक्स इट और आई वांट टू परचेज इट। तो इसके तहत अब हो क्या रहा है, अगर हम यूएस के पब्लिक ओपिनियंस के बारे में भी देखें तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो 17% लोग अकॉर्डिंग टू द रॉयटर्स रिपोर्ट इस चीज को जो है वो सपोर्ट करते हैं। अगर हम मिलिट्री पोस्चर के पर्सपेक्टिव से भी जो है वो देखें तो डेनमार्क ने भी अपना जो मिलिट्री फुटप्रिंट है वो ग्रीनलैंड के अंदर इंक्रीज कर दिया है। ऑन द अदर हैंड अगर हम जो है वो नेटो का रिएक्शन देखें तो नेटो जो है वो अभी कुछ डायलेमा के अंदर जो है वो नजर आता है। ऑन वन हैंड जहां पे आपके पास फ्रांस जैसे नेशन जो है वो नेटो को परस्यू कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं कि आपको जो है वो आगे बढ़ना चाहिए और ट्रंप को जो है वो रोकना चाहिए, और बहुत एक्टिवली फ्रांस जो है वो इस चीज को खारिज कर रहा है कि आप ऐसे जो है वो बातें नहीं कर सकते हो। बट ऑन द अदर हैंड ट्रंप ही डजंट सीम टू केयर इनफ। इसका जो एक कारण है, अगेन एक बहुत ही अहम थ्योरी जो है वो डेमोग्राफिक थ्योरी के पर्सपेक्टिव से जो है वो आता है, वो ये है कि धीरे धीरे हम अगले कुछ दशकों के अंदर ये देखने वाले हैं कि यूएस की जो वर्केबल डेमोग्राफी है, यानी कि जो वर्केबल एज की पॉपुलेशन है वो ग्रो करेगी, और यूएस को जो एक चीज की जरूरत है उस वर्केबल एज की पॉपुलेशन को सप्लाई करने के लिए, दैट विल बी द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। और मैन्युफैक्चरिंग तभी जो है वो सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से या फिर सबसे अच्छे तरीके से आपके सामने आ सकती है, या फिर आपके पास अच्छी इंडस्ट्री बन सकती है जब आपके पास जो है वो ये क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं। अगर आपके पास खनिज नहीं है, क्रिटिकल मिनरल्स नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, आपके पास नो हाउ नहीं है, तो आपकी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो आपके ऊपर डेमोग्राफिक बर्डन बन जाता है। तो इस केस के अंदर ये बड़ा सिंपली जो है वो नजर आ रहा है दैट यूएस एक्सप्लिसिटली डजंट नीड्स नेटो हियर बिकॉज ऑफ इट्स डेमोग्राफिक लीवरेज, और उसकी जो जरूरत है वो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। तो यूएस बेसिकली अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को सप्लाई करने के लिए और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए, स्किल सेट को बढ़ाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए, इन सारी चीजों को जो है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल मानता है। सो दिस इज द पोजीशन नाउ। तो सबसे पहले जो है वो ड्राइवर के ऊपर आते हैं, दैट इज द सिक्योरिटी ड्राइवर। तो अगेन अगर हम जो है 1951 की भी बात करें तो हमने जो है वो ऑलरेडी ये बात कही थी दैट इन द थूल, और जिसको आजकल जो है वो पिट फ्लिक जो है वो कहा जाता है, वहां पे थूल के अंदर ऑलरेडी जो है वो यूएस का एक रडार बेस स्टेशन जो है वो मौजूद है। यहां पे जो है वो अगेन स्पेस सर्वेलेंस और मिसाइल का सर्वेलेंस जो है वो रखा जाता है। और अगर हम इसकी स्थापना की भी बात करें तो स्थापना के टाइम के ऊपर भी जहां पे हैबिलेशन थी, जहां पे पॉपुलेशन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी, वहां पे जो है वो ये थूल स्टेशन जो है वो लगाया गया था, और 1951 के अंदर भी डिस्प्लेसमेंट हुई थी, और ये जो डिस्प्लेसमेंट के कारण जो प्रोटेस्ट चले थे वो तकरीबन 20 साल जो है वो तब भी चले थे। तो जो इन्यूट पॉपुलेशन है ग्रीनलैंड की, इट इज सो मच वोकल, ठीक है, और यही जो है वो इन्यूट पॉपुलेशन कुछ जो है वो डेनमार्क के अंदर भी रहती है, ठीक है। तो इवेंचुअली डेनमार्क के ऊपर काफी ज्यादा जो है वो प्रेशर रहता है इस चीज का। एंड देन जो दूसरा ड्राइवर है दैट इज द क्रिटिकल मिनरल्स।
अब क्रिटिकल मिनरल्स को आप रिक्लासिफाई करने की कोशिश करते हो। रिसेंटली हमने जो है वो डेनमार्क के पर्सपेक्टिव से भी देखा, यूएस ने भी जो है वो बार बार, अगर आप स्टेटमेंट्स देखो, वाशिंगटन की स्टेटमेंट देखो, तो द क्रिटिकल मिनरल, ये जो शब्द है इसको ना यूज करके जो शब्द यूज किया जा रहा है दैट इज द डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जब आप नेशन, डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ऐसे शब्द जब जो है वो आप यूज करना स्टार्ट कर देते हो, तो इसका मतलब है दैट यू वांट टू क्रिएट अ पर्टिकुलर नरेटिव दैट दिस इज नॉट इकोनॉमी बट दिस इज आवर एग्जिस्टेंशियल नीड, ये हमारे सर्वाइवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो वही जो है वो यहां पे यूएस जो है वो करने की कोशिश कर रहा है। तो यूएस जो है वो अगेन बार बार जो है वो ये बात कहता है कि हमारा जो है वो एक उद्देश्य ये है कि हम इन डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स को चाइना के हाथ लगने से बचा लें, कि ये जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, अगर हम इसके ऊपर कब्जा नहीं करेंगे तो चाइना जो है वो कब्जा कर जाएगा। एंड बार बार ये जो नरेटिव है उसको दोहराया जा रहा है ताकि आपके पास जो है जो नेटो कंट्रीज हैं वो भी धीरे 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 इसका जो है वो भी इसकी तरफ जो है झुकाव करना स्टार्ट कर दें। अब इसके अंदर जो है जो एक प्रॉब्लमेटिक स्टैंस है वो ये है कि ठीक है, यूएस के अपने टारगेट्स हैं, यूएस जो है वो इसको अगेन नेशनल सिक्योरिटी के साथ या फिर आपके पास जो है डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से देखता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन के भी अपने इकोनॉमिकल टारगेट्स हैं और उनके जो टारगेट्स हैं 2030 तक उनका टारगेट है कि 10% जो मिनरल्स हैं वो हमारे यहां पे ही जो है वो माइन हो और हमारे यहां से 10% मिनरल्स जो है वो माइन करके हम खुद ही जो है वो कंज्यूम करें, ठीक है, ऑफ अवर कंज्यूम कैपेसिटी। और उसमें से 40% जो है वो अगेन डोमेस्टिकली हम ही जो है वो प्रोसेस करके खुद ही उसका कंजप्शन करें और 25% जो रिसाइकल्ड मटेरियल है वो जो है वो यूरोपियन कंट्रीज या फिर यूरोपियन पार्टनर्स के अंदर जो है वो होना चाहिए। सो दीज आर द टारगेट्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन जो कि इन्होंने 2030 तक जो है वो पूरे करने हैं। अब इसके अंदर ग्रीनलैंड का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ग्रीनलैंड जो है वो अगेन माइनिंग के लिए भी जो है वो कंड्यूसिव माना जा रहा है। उसी के साथ साथ जो यहां से मिनरल्स निकलेंगे वहीं उसी को जो है वहीं पे प्रोसेस भी किया जा सकता है। सो इस तरीके से आपके पास जो ग्रीनलैंड है इट बिकम्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक नोड एंड इस स्ट्रेटेजिक नोड को दोनों लोग यूरोपियन यूनियन और अमेरिका दोनों जो है वो बहुत ही क्रूशियल मानते हैं। एंड इवेंचुअली जो पूरा का पूरा डिसरप्शन हो रहा है वो कहां पे हो रहा है, दैट इज इन नेटो। देन उसके बाद अगली जो प्रॉब्लम आती है दैट इज द क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज जो है वो इस पॉलिटिक्स के अंदर आग के अंदर जो है वो घी डालने वाला काम करती है। सो इट इज अ कैटलिस्ट, इट इज नॉट अ इनेबलर, रादर इट इज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट किस तरीके से, एक तरफ कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट या फिर ट्रंप जैसे जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि जैसे जैसे क्लाइमेट जो है वो वार्म अप होगा तो वैसे वैसे जो है वो आर्कटिक के जो रूट्स हैं वो खुलना स्टार्ट कर देंगे एंड वी आर गोइंग टू नेविगेट फ्रॉम दोज पर्टिकुलर रूट्स। बट ऑन द अदर हैंड मेनी एनवायरमेंटल साइंटिस्ट ये जो है वो ये मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज अगर होता है और जिस तरीके से आप जो है वो कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होगी और पूरा का पूरा जो आर्कटिक रीजन है वो खुल जाएगा, नेविगेशन रूट्स जो है वो खुल जाएंगे, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना और ज्यादा चैलेंजिंग जो है वो हो जाएगा। रादर वहां पे जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनाने की बात कर रहे हो उसको वहां पे मेंटेन करना ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्लाइमेट चेंज जो है वो एक एक्सेलरेटर का जो है वो काम कर रहा है और इसी के बीच में जो टेंशन है दैट बिलोंग्स टू द सॉवरेन्स। सॉवरेन्स कौन है, सॉवरेन्स आर वी दी लोकल्स। तो जब भी बाहर से कुछ लोग आते हैं तो जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है या फिर जो सबसे बड़ा जो एक प्रेशर है वो सॉवरेन्स झेलते हैं।
तो यहां पे जो प्रेशर्स झेले जा रहे हैं वो ये है कि एक तरफ आप सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हो, क्रूशियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात करते हो, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात करते हो, तो जब आप ऐसी बातें जो हैं वो लोगों के सामने करना शुरू कर देते हैं या फिर इसका नरेटिव जो है वो चलाना शुरू कर देते हैं, देन इट बिकम्स रियली वेरी हार्ड फॉर पीपल टू डिफेंड देमसेल्व्स, कि वो जो है वो अपने हित में जो है वो कुछ बात कह सके। क्योंकि अगर वो लोग अपने हित में कुछ बात कहते हैं तो उनको कह दिया जाता है कि तुम देशद्रोही हो, तुम जो है वो एंटी डेवलपमेंटल हो। तो यहां पे अगेन विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स जो कंसेंट है उसको दबाने की जो कोशिश है वो की जाती है, और वो जो है वो यहां पे भी हमें होती हुई दिखाई दे रही है। देन उसके बाद बात आती है द ग्रीन टेक्नोलॉजी वर्सेस द लोकल रिस्क्स। बार बार नरेटिव्स के अंदर यह बताया जा रहा है दैट इट इज गोइंग टू बी अ विन विन सिचुएशन फॉर द ग्रीन लैंड पीपल एज वेल। क्यों? क्योंकि अगेन जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, ट्रंप सरकार और बाकी जो यूरोपियन यूनियन की सरकारें हैं वो ये कहती हैं कि इनकी माइनिंग से जो कि मिनरल्स निकलेंगे वो जो है वो अगेन ग्रीन टेक्नोलॉजी के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो है वो यूज होंगे, और जो कि आगे चल के ग्रीनलैंड की इकोनॉमी को ही जो है वो बूस्ट कर सकते हैं। अब यहां पे जो ग्रीनलैंड के लोग हैं, कुछ लोग इस चीज को जो है वो इस सिचुएशन को अपने फायदे में जो है वो देख रहे हैं, और कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि इससे एनवायरनमेंट जो है वो दूषित होगा और धीरे धीरे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा और ग्रीनलैंड के हित में बिल्कुल भी नहीं है। फायदे में कैसे देखते हैं? आपको मैंने स्टार्टिंग में ही जो है वो ये बताया था कि ग्रीनलैंड का जो सर्वाइवल है वो डेनमार्क के ऊपर जो है पूरी तरह से निर्भर करता है। डेनमार्क तकरीबन 4.14 बिलियन इसकी जो है वो मदद करता है। तो यहां पे ग्रीनलैंड के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि जो रॉयल्टी अमाउंट्स हैं उसका जो सेटअप है कुछ इस तरीके से बनाया जाए कि इनकी जो है वो एक इकोनॉमिकल ऑटोनॉमी वो जो है वो बच जाए। तो इस तरीके से अब किस तरीके से आगे जो है वो चीजें बढ़ती हैं वो हमें जो है वो देखना है। अब आते हैं टू द एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। जो हमारा एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है इट इज फ्रॉम द लेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोलॉजी। पॉलिटिकल इकोलॉजी का जो लेंस है इसको सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं, फिर आगे धीरे धीरे हम जो हमारे पॉलिटिकल इकोलॉजिस्ट हैं जैसे ब्लेक एंड ब्लूमफील्ड, आपके पास जुआन, इनके पर्सपेक्टिव्स के ऊपर जो है वो हम आगे चलेंगे। सबसे पहले हम जो है वो आते हैं दैट व्हाट एग्जैक्टली इज द पॉलिटिकल इकोलॉजी। पॉलिटिकल इकोलॉजी ये कहती है सॉरी कि जो मिनरल्स हैं दे आर नॉट नेचुरल बट द मिनरल्स दे आर पॉलिटिकल। अगर पॉलिटिक्स इस गिलास को कह देगी कि ये गिलास जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये देश की तरक्की के लिए जो है वो यूज होगा, तो हम इस गिलास को भी जो है वो स्ट्रेटेजिक मिनरल का नाम जो है वो देना स्टार्ट कर देंगे, और इस नरेटिव के तहत हम इसको जो है वो एक्वायर करने की होड़ में लग जाएंगे। एक लैंड, एक बरान जमीन, उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब पॉलिटिक्स ये कहना शुरू कर देती है कि ये हमारे देश की जमीन है तो उस जमीन की भी जो है वो कीमत बन जाती है, और उस जमीन के ऊपर रहने वाले लोग उस कीमत को अदा करते हैं। तो दिस इज द पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल इकोलॉजी। अब इस पर्सपेक्टिव के अंदर हम ये देखते हैं कि एग्जैक्टली कैसे उसकी कीमत बनाई जाती है, कैसे उस रिसोर्स को डिफाइन किया जाता है, एंड देन फिर उसके बाद जो रहने वाले लोग हैं वो अपने आप को किस तरीके से देखते हैं, कैसे उनके अधिकारों का खनन किया जाता है, और किस तरीके से जो है वो आपके पास देश जो है वो फिर आगे बढ़ता है। चलिए पहले पर्सपेक्टिव की जो है वो बात करते हैं, दैट कम्स फ्रॉम द साइड ऑफ ब्लेक एंड ब्रुकफील्ड। तो ब्लेक एंड ब्रुकफील्ड का जो पर्सपेक्टिव है वो कहता है कि आपके पास जो है वो तीन तरीके के स्केल्स होते हैं। द फर्स्ट इज द ग्लोबल,
जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ मिनरल, इस मिनरल को इंपॉर्टेंट करार करने के और इसको किस तरीके से आप एक्सट्रैक्ट करने वाले हो, इसके रिगार्डिंग इसकी स्ट्रेटजी बनाने के लिए आपके पास 3 स्केल्स हैं। पहला स्केल जो है वो दिस इज ग्लोबल, द सेकंड इज नेशनल एंड द थर्ड इज लोकल। ग्लोबल स्केल के ऊपर आप जो है वो बात कहते हैं कि ग्रीनलैंड को अगर हमने कब्जाया नहीं, या फिर अगर ग्रीनलैंड के अंदर हमने कब्जा नहीं किया तो चाइना आ जाएगा। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे सरहाने चाइना आके बैठ जाए? तो यूरोपियन यूनियन जो है वो कहेगी कि नहीं भाई साहब, हम नहीं चाहते। तो इस तरीके से आपके पास एक ग्लोबल नरेटिव जो है वो चलाया जाता है। सो ग्लोबली एक स्ट्रेटेजिक कंपटीशन की बात की जाती है कि हमारा कंपटीशन फला फला देश के साथ है, वो जो है वो देश बड़ा क्रूर है और हम बड़े दयालु हैं, तो इसलिए आप हमारी साइड के ऊपर जो है वो आ जाइए। एक बार जब आपके पास इंटरनेशनल गवर्नेंस या फिर जो इंटरनेशनल एक ब्लॉक है वो आपके पास आ जाता है, आपके समक्ष आ जाता है, तो दूसरा नरेटिव यानी कि आप दूसरे स्केल के ऊपर, दूसरे पड़ाव के ऊपर पहुंच जाते हैं, दैट इज नेशनल। नेशनल के अंदर आप बेसिकली ये एक्सप्लोर करते हो या फिर लोगों को ये बताना शुरू करते हो कि आप लोग हमसे किस तरीके से फायदेमंद रह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ग्रीनलैंड के लोगों को जो है वो कहा जाएगा कि आप जो है वो डेनमार्क के साथ क्यों बाध्य हो, आपको आजादी नहीं चाहिए, आपको सच में प्रभुता नहीं चाहिए, तो हम देते हैं आपको पैसे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास जो है जो नाटो के एजेंडाज हैं, डेनमार्क के जो एक ग्रीनलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशनल टेंशन जो चलती रहती है, तो उन चीजों को एक्सप्लॉइट किया जाएगा एंड उन चीजों को एक्सप्लॉइट करके धीरे धीरे जो है वो गेम अपनी तरफ जो है वो घुमाई जाएगी। एंड देन द थर्ड वन इट इज द लोकल। लोकल्स को कहा जाएगा कि फिर क्या हो गया अगर आपकी जमीनें जो है वो कंटेमिनेट हो गई, आपको जमीनों की जरूरत ही क्या है, आपको हम जॉब्स देंगे। और इस तरीके से जो एक ट्रेडिशनल इकोनॉमी होती है, जैसे ज्यादातर लोग जो है फिशिंग करते हैं, उनको अपनी ट्रेडिशनल इकोनॉमी, ट्रेडिशनल सोसाइटी से निकाल करके आप ज्यादा फॉर्मलाइज सेक्टर्स के अंदर जो है वो जमा करते हो। अब इसका जो सारा का सारा इंपैक्ट है वो किन के ऊपर पड़ता है? वो लोकल्स के ऊपर पड़ता है। जब कोई बीमारी आती है या फिर जब कोई एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होती है, जब कल्चरल डिग्रेडेशन होती है, सोशल डिग्रेडेशन होती है, उसका सारा का सारा बोझ जो है वो किन के ऊपर होता है? वो लोकल्स के ऊपर होता है, क्योंकि वो अपनी सॉवरेनिटी को लूज कर जाते हैं। और फिर उसके बाद बात आती है धीरे धीरे, अब लोकल्स जो हैं वो अगेन देयर विल बी सर्टेन पॉलिटिकल पार्टीज, देयर विल बी सर्टेन ब्लॉक्स जो कि बार बार जो है वो सरकार को ये जताते रहेंगे, याद दिलाते रहेंगे कि तुमने गलत किया। अब अगेन ग्रीनलैंड की जो पॉलिटिक्स है इट इज क्वाइट एक्टिव। लोग ही कितने हैं? 57,000, सिर्फ इतने लोग हैं। वहां पे भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और पॉलिटिकल पार्टीज एनवायरनमेंट के मुद्दे के ऊपर अपने ट्रेडिशनल लिवलीहुड को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। तो इनकी सेंसिटिविटी को कैसे फिर खत्म किया जाएगा? इनकी सेंसिटिविटी को खत्म करने के लिए अगेन एक नरेटिव जो है वो चलाए जाएंगे। अब कोई भी डील होती है, उस डील के अंदर सरकार जो है वो कुछ गलतियां करती है, देयर आर सर्टेन मिसेस, देयर आर सर्टेन गेन्स। दोनों जो है वो चीजें होती हैं, दोनों खेमे जो है वो होते ही होते हैं। देयर आर सर्टेन बेनिफिट्स एज वेल एज देयर आर सर्टेन बर्डन्स। तो इन बर्डन्स को जो है वो कैसे ऑफसेट किया जाता है ये कहा जाता है, या फिर ग्रीनलैंड्स को, उन लोगों को जो है वो ये बताया जाएगा कि अल्टीमेटली ये जो सारी की सारी चीजें जो हम माइनिंग कर रहे हैं ये आपको एक ग्रीन ट्रांजिशन देंगी, ये आपका डेवलपमेंट करेंगे। और इस ग्रीन ट्रांजिशन के एजेंडा के नीचे, क्योंकि अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज के चलते जो है वो सबको ये ग्रीन टेक्नोलॉजी की जरूरत है।
तो इसके चलते जो है वो इस एजेंडा के नीचे जो भी ये लोग बर्डन दे रहे हैं उनको, ये सारी चीजें जो है वो छिप जाएंगी। तो इस तरीके से वंस यू आर गेटिंग दैट इंटरनेशनल अफर्मेशन कि हां भाई आप यहां पे जाके माइनिंग एक्टिविटी कर सकते हो, आप जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसको भी जो है वो डोमिनेट करना स्टार्ट कर देते हो। और यहीं पे जो आपके पास अगला कंसेप्ट आता है दैट इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द नैन्सी पेल्सो, दैट इज द टेरिटोरियलाइजेशन। इन चीजों को देखते हुए कि ठीक है आपके पास जो है वो ग्रीन टेक्नोलॉजी का ट्रांजिशन है, हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, हमें पैसे मिल रहे हैं, डेनमार्क से आज़ादी मिल रही है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए लोग उनको इजाज़त दे देते हैं। लोग चुप रहते हैं कि ठीक है देयर आर सर्टेन बर्डन्स, हम लोग बर्डन सह लेते हैं। लेकिन यहां पे नैन्सी का कंसेप्ट ऑफ टेरिटोरियलाइजेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो कहती हैं कि ऐसे जोन्स के अंदर अलग से लीगल प्रोविजंस फिर बनाए जाते हैं। लीगल प्रोविजंस इन जोन्स को मिलिटराइज्ड जोन, रिस्ट्रिक्शंस, इनके पर्सपेक्टिव से जो है वो देखा जाना शुरू कर दिया जाता है। इनको रिकैटेगराइज किया जाता है दैट दीज आर रिस्ट्रिक्टेड जोन्स, दीज आर मिलिट्री जोन्स, दीज आर सेंसिटिव जोन्स। और इन जोन्स के अंदर जो इन्यूट लोग हैं, जो कि आपके पास वहां के लोकल रेजिडेंट्स होते हैं, उनका मोबिलिटी लगभग जीरो कर दी जाती है। इनको स्पेशल लीगल प्रोविजंस दिए जाते हैं ताकि ये लोग जो है वो यहां पे टिक सके। क्यों ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि अभी यू आर फुली डिपेंडेंट अपॉन दीज कंपनीज, लीगली भी फाइनेंशियली भी। क्योंकि आपका जो है वो मॉडल था वो क्या था कि डेनमार्क से जो है वो आज़ादी लेनी है और इतने पैसे जो है वो हमें इनसे जो है वो मिलते जाएंगे, तो इवेंचुअली डेनमार्क के ऊपर जो है वो आपकी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। बिकॉज नाउ यू आर डिपेंडेंट ऑन देम, तो आप इनको स्पेसिफिक लीगल प्रोविजंस जो है वो देना शुरू कर देते हो। तो इस तरीके से कोई भी इंटरनेशनल क्लॉज को भंग किए बगैर ऐसी जो कंपनीज हैं, जो बाहर के देश हैं, वो धीरे धीरे आपके देशों के ऊपर अपनी सॉवरेन टेरिटरीज बनाना शुरू कर देते हैं, अपने टाउन्स क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से जो डिपेंडेंसी है इट बिकम्स वेरी प्रॉब्लमैटिक। एंड देन धीरे धीरे आप जो है वो कंसेंट को डीपोलिटिसाइज करना शुरू कर देते हो। अब आपने उनको आने दे दिया, आपने उनको अपनी जमीन दे दी, आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हो, आपने उनको लीगल प्रोविजंस भी दे दिए कि आप यहां पे जितना टाइम चाहे उतना टाइम जो है वो काम कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब अगला स्टेप आता है। अगला स्टेप होता है जिसके अंदर की आप कंसेंट को डीपोलिटिसाइज करना शुरू कर देते हो। आप ये जो है वो इस चीज के ऊपर बात करना शुरू कर देते हो कि एग्जैक्टली यहां पे इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के कैसे स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। आप फिर इस मुद्दे के ऊपर कभी बात ही नहीं करते हो दैट आर दे लिजिटिमेट हेयर और नॉट। ठीक है, तो इसी चीज के ऊपर जो है वो तानिया ली ने अपना डीपोलिटिसाइजिंग कंसेंट का जो है वो कंसेप्ट दिया था। पूरी की पूरी जो मीडिया है, पूरी की पूरी जो बहस है, वो इस चीज के ऊपर हो जाती है कि एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट हुआ या नहीं हुआ, यूरेनियम कंटेमिनेशन कितना हो रहा है। पूरी की पूरी बहस इस मुद्दे के ऊपर हो जाती है। लोग पुराने मुद्दे जो कि बुनियादी मुद्दे हैं कि इन लोगों को यहां पे फर्स्ट प्लेस पे होना ही नहीं चाहिए था, इन मुद्दों को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। सो आपके पास जो है वो ये पूरी की पूरी जो ब्यूरोक्रेसी है, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट्स हैं, ये धीरे 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 जो एक पॉलिटिकल क्वेश्चनिंग है उसको पूरी तरह से जो है वो बदल देती है। एंड देन फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है वो आता है डेविड हार्वी का। इस पर्सपेक्टिव के अंदर हम एक चीज जो है वो मिस कर गए। वो चीज क्या थी जो कि आप अगेन मैंने बिल्कुल बीच में जो है वो आपको बताई थी
कि यूएस की जो डेमोग्राफी है इट हैज़ बीन इंक्रीजिंग, और आपके पास अगले कुछ दशकों के अंदर हमें यह दिखाई देगा कि जो यूएस की डिपेंडेबल पॉपुलेशन है, जो बूढ़े बुजुर्गों की पॉपुलेशन है, वो कम हो जाएगी, और जो वर्केबल एज की पॉपुलेशन है वो जो है वो ज़्यादा होने वाली है। बिकॉज ऑफ दैट अब यूएस को ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, यूएस को ज़्यादा क्रिटिकल मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन कोई इनोवेशन हो नहीं रहा। तो इसके अंदर डेविड हार्वी का जो न्यू लिबरल कैपिटलिज्म का जो पर्सपेक्टिव है, वो कहते हैं दैट इन दिस न्यू लिबरल कैपिटलिस्ट सोसाइटी जितनी तेजी से आपकी जो जरूरतें हैं वो बढ़ती हैं, उतनी तेजी से जो आपके इनोवेशंस हैं वो नहीं होते, और इस मिसमैच की वजह से अब आपकी जरूरतें बढ़ रही हैं लेकिन कुछ नया प्रोडक्ट जो है वो नहीं आ रहा है, नए इनोवेशंस, नए आइडियाज जो है वो नहीं आ रहे हैं। तो यहां पे होता क्या है, आप सामने वाले के मिनरल्स को, सामने वाले के इंफ्रास्ट्रक्चर को, सामने वाले के रिसोर्सेज को कैप्चर करना शुरू कर देते हो। तो वही एग्जैक्टली ग्रीनलैंड के साथ भी हो रहा है। एंड दिस कैप्चरिंग और दिस टेकिंग, इसके 4 मैकेनिज्म्स जो है वो होते हैं जो कि डेविड हार्वी ने हमें दिए। जो पहला मैकेनिज्म है, इट इज द कमोडिफिकेशन वाया द सिक्योरिटी। आप धीरे धीरे यह कहना शुरू कर देते हो कि ग्रीनलैंड मेरी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नाटो साइड हो जाओ, डेनमार्क साइड हो जाओ। अगर ग्रीनलैंड ना मिला तो रशिया मेरे सिरहाने बैठ जाएगा। ठीक है, वो इनको जो है बाद में पता चलेगा कि अलास्का जो है वो इट इज द पार्ट ऑफ द अमेरिका। तो बार बार जो है वो ट्रंप साहब का ये बयान आता है दैट आई डोंट वांट रशिया कि वो जो है वो मेरे बिल्कुल जो है सिरहाने आके बैठ जाए, ग्रीनलैंड पे आके बैठ जाए। जो अलास्का है इट इज ऑलरेडी सम किलोमीटर्स अवे फ्रॉम रशिया, तो आपके पास जो है उसके बॉर्डर्स बिल्कुल साथ साथ लगते हैं। तो एनीवेज, तो ये जो है वो एक नरेटिव पहला चलाया जाता है दैट दिस पर्टिकुलर लैंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई नेशनल सिक्योरिटी। जो दूसरा मैकेनिज्म है दैट इज लॉफेयर। लॉफेयर मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें एक केस स्टडी जो है वो समझनी पड़ेगी दैट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन द केविन फील्ड, और आपके पास जो केविन फील्ड डिस्प्यूट है उसके अंदर क्या हुआ था। कुछ कंपनीज जो है वो अगेन क्रिटिकल मिनरल्स की तलाश के अंदर जो है वो ग्रीनलैंड में गई, और तलाश करते करते जो है वो उन्होंने ये पाया दैट यूरेनियम इट इज प्रेजेंट इन दीज फील्ड्स। तो फिर उसके बाद उन्होंने यूरेनियम की एक्सप्लॉयटेशन वहां से शुरू कर दी। उस यूरेनियम एक्सप्लॉयटेशन की वजह से धीरे धीरे उनकी नदियां जो है वो पोल्यूटेड होनी शुरू हो गई। आगे चल के जब आपके पास लोकल लोगों ने, लोकल अथॉरिटी ने वहां पे असेसमेंट्स करवाए, ऑडिट्स करवाए, तो उन लोगों को जो है वो निकलना पड़ा, क्योंकि वहां पे जो है परमिशंस नहीं थी यूरेनियम माइनिंग की। तो वहां पे हमें ये क्या दिखाई देता है दैट ऑन पेपर दे हैव लेफ्ट, बट धीरे धीरे यही लोग जो है वो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल्स के अंदर गए। उन्होंने जो है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाए कि हमें जो है वो इतना टाइम यहां पे माइनिंग करने का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट था, जिसके अंदर जो है वो हम अगेन यूरेनियम वगैरह के लिए जो है वो बाध्य नहीं थे। तो इवेंचुअली धीरे धीरे उन्होंने जो है वो डेनमार्क के ऊपर और ग्रीनलैंड के लोगों के ऊपर अपने फाइनेंशियल दावे जो है वो ठोकने शुरू कर दिए। तो होता क्या है कि एक छोटा सा कंट्री जिसकी जो पॉपुलेशन है दैट इज ऑलमोस्ट 57,000 पीपल ओनली, वो जो है वो इन आर्बिट्रेशंस के दौरों के अंदर जो है फंस जाता है, और इस तरीके से ये जो कैपिटलिस्ट कंपनीज हैं वो धीरे धीरे एक्सटॉर्ट करना शुरू कर देती हैं। ये दूसरा मैकेनिज्म, लॉफेयर। तीसरा मैकेनिज्म आता है द क्राइसिस नरेटिव। द क्राइसिस नरेटिव इज कि अगर मैं नहीं गया तो चाइना आ जाएगा, इफ नॉट दिस देन यू विल सी दैट सो एंड सो बैड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। दिस इज क्राइसिस नरेटिव। क्राइसिस नरेटिव के साथ आप लोगों का देखने का नजरिया जो है वो बदलते हो। एंड द फोर्थ, इट इज द स्टेट कोऑर्डिनेशन।
आप इंटरनेशनल अथॉरिटीज का एक नेक्सस बनाते हो, नाटो हो गया, या फिर अपने जो फ्रेंडशिप जो फ्रेंड्स हैं उनका जो है वो एक नेक्सस बनाते हो, और उस नेक्सस के साथ जो है वो अगेन आप उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालते हो कि हमें सो एंड सो जमीन जो है वो दे दी जाए। तो इस तरीके से जो बुनियादी कारण है, डेविड हार्वी वो कहते हैं कि जो डेमोग्राफिक नीड्स हैं वो बढ़ती रहती हैं, लेकिन कोई सब्सटेंशियल इनोवेशन नहीं होता है। तो सरकारों को और नेशंस को अपने आप को एक्सपैंड करना पड़ेगा। कैसे एक्सपैंड करती हैं? बाय टेकिंग रादर देन बाय क्रिएटिंग। सो ये जो है वो, आई होप द इशू ऑफ ग्रीनलैंड इज नाउ फुली अंडरस्टूड। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होता है किसी को, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल बी obliged टू आंसर।